गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुडा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है जिनका इंग्लिश लिटरेचर विषय है और उसमें पेपर सेकंड। आज के वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के बहुत ही फेमस ऐसे ऑफ स्टडीज की क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे, यानी कि उसका मूल्यांकन करेंगे कि ऐसे में कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट या क्या कहा गया है और किस अंदाज से कहा गया है, वो देखने को हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में बात करते हैं। लेखक है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का जो जन्म है 1561 में हुआ और डेथ हुई 1626 में, यानी ये कह सकते हैं ही वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का समकालीन व्यक्ति था और उसको फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंग्लिश एसे का मतलब इंग्लिश भाषा में जिसने एसे लिखने की शुरुआत की, उस संदर्भ में एसे लिखने की शुरुआत तो मोंटेयर ने की थी, जो कि रोमन राइटर था। इसी व्यक्ति को श्रेय जाता है कि उसने अपने देश की लिटरेचर में एसे का प्रचलन किया। इस सब का श्रेय जाता है बेकन को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो पायनियर था, एक नई शैली, नए जेनर शैली अपने देश के साहित्य में जिसने जोड़ी। एक नए अंदाज से लिटरेचर को किस अंदाज से पेश किया जा सकता है वो उसने बताया। दूसरी बात बेकन के बारे में बता दूं कि बेकन जो है एक विषय लेता है और उस पर लिखता है और वो उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सभी लिख देता है। एक तरफ प्लस पॉइंट बैलेंस्ड अप्रोच करता है, संतुलन रखता है प्लस पॉइंट का और माइनस पॉइंट का, और ये रीडर के ऊपर है उसमें से क्या वो लेता है। इसीलिए जो बेकन के ऐसे हैं उनको ट्रेजर हाउस माना जाता है वर्डली विजडम का। वर्डली विजडम का मतलब ये है ऐसी विजडम, ऐसी बुद्धिमत्ता जो कि दुनिया में संसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें कोई नैतिकता या डीप फिलोसफी ऐसा कुछ नहीं होता। इसका केवल इतना मतलब है वो कला, वो आर्ट, वो टेक्निक जो कि एक आदमी उपयोग में लानी चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए। बेकन ने अपने एसेज को एक फ्रेज दिया, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, यानी बिखरे हुए मोती विचार। और उसके जो एसे हैं बिल्कुल सही कहा उसने कि एक तरह से आइडियाज के बिखरे हुए विचार हैं। और बेकन की स्टाइल क्या है, ही सेलेक्ट्स ए सब्जेक्ट, विषय चुनता है, फिर उस पर बिना सब्जेक्ट को खोए इधर उधर की फालतू की बात नहीं करता, केवल उस विषय पर ही लिखता है। ये है बेकन का स्टाइल। अब आते इन हिज एसे एंटाइटल्ड ऑफ स्टडीज, जिसका उसको पब्लिश हुआ था 1597 में। मैं यहाँ पर बता दूं कि बेकन ने 1597 में 10 ऐसे लिखे, फिर 1612 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और 2829 ऐसे और जोड़े, फिर 1625 में सभी ऐसे को दोबारा मॉडिफाई किया और सभी को एक किताब के रूप में 58 ऐसेज को प्रस्तुत किया। 3 ऐसे और कहा जाता है कि उसने लिखे, लेकिन उस बारे में कंट्रोवर्सी भी है। लेकिन ये है कि ऑफ स्टडीज उसका ओरिजिनल ऐसे है जो उसने लिखा, जिसको सभी मानते हैं। इस ऐसे में लेखक जो है स्टडी के क्या बेनिफिट हैं और क्या इफेक्ट है उसको बताने में कामयाब रहा है बड़े सफलतापूर्वक, प्रभावशाली ढंग से। और साथ में ये बताया कि जो ज्ञान है किताबों में, उसको जब तक आप अनुभव से, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो किसी लायक नहीं रहता। और एक बात उसने और बताई कि आदमी के दिमाग में कई प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, उन सब डिफेक्ट्स को अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। इस ऐसे का जो उद्देश्य है वो है कि रीडर जो है पढ़ने के लिए प्रेरित हो, और साथ में रीडर को उसने ये इंस्ट्रक्ट भी दिया है कि पढ़े तो कैसे उस पढ़ाई का हम बेस्ट यूज कर सकते हैं।
वो सभी इस प्रकार का करने में सफल रहा है, रिटोरिकल डिवाइसेस और सब्सटेंसिएशन और टू प्रूव हिज आर्गुमेंट, अपनी बात को सिद्ध करते हुए। अब आते हैं ऐसे के अंदर है क्या। जो ऐसे जो लिखा है बेकन ने, उसने सबसे शुरुआत की है द यूजेस ऑफ एड स्टडी, मतलब कि कितनी एडवांटेजेस है अध्ययन के। तो लेखक कहता है कि जो किताबों का जो स्टडी है वो बहुत ही यूजफुल है तीन बिंदु, तीन प्रकार से। पहले तो ये आनंद का स्रोत है, फिर इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, और आपकी एबिलिटी बढ़ाता है। अब देखिए इनको एक्सप्लेन करता है कि जो प्लेजर ऑफ स्टडी है वो जब जब कोई भी आदमी आपके पास ना, आप अकेले हो और आलोफनेस और रिटायरमेंट का जीवन जी रहे हैं, तो उस वक्त आप अध्ययन से आनंद ले सकते हैं। ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब ये है कि आपकी जो बातचीत जो है, एक अच्छी ढंग से बातचीत करने का तरीका आपका हो जाता है पढ़ने के कारण, और कई मटेरियल और इलिस्ट्रेशन कोटेशंस आपको उससे मिलती है, जिसकी आपकी बातचीत और भी एम्बेलिश यानी बहुत प्रभावी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। और तीसरी बात है एबिलिटी की, मेन जो है एबिलिटी भी बनाता है कि सही जजमेंट करने में सफल हो जाता है डे टू डे मामलों का, और उनको सही ढंग से मेंटेन करने का, मैनेज करने का वो योग्यता हासिल कर लेता है। क्योंकि जो अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि कोई विशेष या ग्रुप का जो कोई मामला है उसको अच्छे ढंग से डील कर सके। परंतु जर्नल गाइडेंस ये है कि जो प्लानिंग और ओवरऑल मैनेजमेंट है वो उन लोगों से जो कि बहुत ज्यादा रीडिंग जिन्होंने की है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे ये उम्मीद की जाती है वो अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब आता है एब्यूजेस ऑफ स्टडी। अब ये तो अब फायदे थे, अब तीन ड्रॉबैक समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ता है तो इसका मतलब वो टेम्परामेंटली लेजी है, आलसी है, और बहुत ज्यादा नॉलेज का उपयोग करता है किताबों से प्राप्त की हुई, तो इसका मतलब अपनी बातचीत में लोगों को प्रभावित करने के लिए इसका मतलब वो जो है फालतू का दिखावा करता है अपने ज्ञान का, उसने असली ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और कोई व्यक्ति जो है जजमेंट केवल नियम, जो किताबों में जो नियम उनके अनुसार ही करता है, जो किताबों से उसने पढ़ा है, ये दिखाता है वो आदमी सनकी है, सेंट्रिक है, विद्वान नहीं। और तीसरा बेकन ये कहना चाहता है कि अगर आदमी जो है रीजनेबल लेंथ यानी सही समय पढ़ने में लगाना चाहिए, ज्यादा किताबों उस पर हैवी न हो। तीसरा है देखिए स्टडी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरा पूरक है। देखिए स्टडी जो है और एक्सपीरियंस बेकन के अनुसार साथ साथ चलते हैं, और उनको म्यूचुअली एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, परस्पर पूरक होना चाहिए। जो स्टडी ऑफ बुक्स आपका डेवलपमेंट करती है, परफेक्ट करती है आपकी योग्यता को, और इस रिटर्न में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो सब चीजें आपकी परफेक्ट होती चली जाती है। अब नेचुरल एबिलिटी की बात करें, जैसे वाइल्ड प्लांट है, अपने आपका खेत में आप गेहूं बोया, गेहूं के साथ कई चीजें और भी उगाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको काटना पड़ता है। इसी प्रकार हम पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ कई बार उसकी डाली इधर उधर झड़ने तो हम उसको काटते, ट्रिम करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान तो बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है किताबों से, लेकिन उसको अनुभव से कौन सी चीज सही रहेगी, फालतू चीजें कौन सी छोड़नी है, वो अनुभव से ही आती है। देखिए इन अदर वर्ड्स लेखक कहता है नेचुरल और क्रूड इंस्टिंक्ट्स, इंपल्सेस, डिजायर्स, पैशंस, नेचुरल क्वालिटीज इनहेरिटेड फ्रॉम फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिली है, हैव टू बी ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड, एजुकेटेड एंड सब्लिमेटेड बाय द स्टडी ऑफ बुक्स। किताबों के अध्ययन से इन सब चीजों को हमें ट्रेंड करना है, एजुकेट करना है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है किताबों से वो बहुत अस्पष्ट होती है जब तक कि उसको आपके प्रैक्टिकल अनुभव से एनरिच न किया जाए। जो बुक्स है वो आपके सामने बड़े बड़े सिद्धांत और थ्योरी तो रख देती है, लेकिन उनके साथ साथ आपको ये पर्टिकुलर केस में कैसा क्या करना है वो केवल आपको
तभी आप कर पाते हैं जब आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हो। जो कनिंग मैन होते हैं, जो बहुत चतुर व्यक्ति कह लीजिए, श्रूड है, चालाक है, वो अध्ययन को यूजलेस मानते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी चालाकी, उनकी क्लेवरनेस ही उसके अनुभव का काम कर लेगी। और जो सिंपल व्यक्ति होते हैं वो किताबों की प्रशंसा करते हैं, ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जो उनमें प्रैक्टिकल यूज है उसका इस्तेमाल खुद करते हैं। अपने आप को पढ़ाई किसी को कुछ नहीं सिखाती। पढ़ाई से न केवल आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को कैसे ठीक करना है ये उसका अनुभव सिखाता है। और जो यूज ऑफ नॉलेज जो है वास्तव में एक्चुअल एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है, और जो विजडम के आधार पर आती है, और जो किताबों उसके बाहर जो है, जो विजडम कहाँ मिलती है, किताबों के बाहर है, और ये किताबों से भी ज्यादा सुपीरियर कहलाती है या बेटर होती है। अब रीडिंग के प्रति हमारा राइट एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो एक कोई भी व्यक्ति जो है जो किताबें पढ़े तो उसको केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए मुझे ये चीज रिजेक्ट करनी है, इसका विरोध करना है। वो अब आप किसी से असहमत है इसलिए कि भी आप अपनी बात को कह सके ढंग से, ये आपका तरीका नहीं होना चाहिए। ये तो नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्ण सोच है, और काइंड ऑफ डॉगमेटिज्म, किसी को थोपने वाली बात है। दूसरा, न ही किसी व्यक्ति की किताब इसलिए कि भी वो पैसिवली पढ़े, और इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई मटेरियल मिल जाएगा आपकी वार्तालाप के लिए, इस टारगेट से भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति को किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए कि उन पर पढ़ सके जो कर रहा है और जीवन की वैल्यू को वो जज कर सके। दूसरा ये कि कुछ किताबें ऐसी होती है जो केवल हिस्सों में पढ़ना चाहिए, पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें ऐसी जो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेनी चाहिए, और कुछ थोड़ी बहुत किताबें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ध्यान से क्लोजली पढ़नी चाहिए। इस प्रकार कुछ ही नंबर ऑफ किताबें ऐसी होती हैं जो असली नॉलेज और ज्ञान अपने अंदर लिए होती है और आदमी के ऊपर परमानेंट इंडेलिबल यानी अमिट छाप छोड़ती है। दूसरे शब्दों में, कुछ किताबें केवल आंशिक रूप से पढ़नी चाहिए, कुछ किताबें जो है एक एंड से दूसरे एंड तक फटाफट पढ़ देनी चाहिए बिना ध्यान लगाए, और कुछ ऐसी है जो बहुत ही ध्यान से और ग्रेट अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी चाहिए। कुछ ऐसी किताबें जिनको हम कोई अपना सचिव या सहायक लगा सकते हैं पढ़ने के लिए, उनसे कभी समरी बनाकर हमारे सामने इसकी बता दो। लेकिन ये मेथड हमें केवल उन किताबों के लिए अपनाना चाहिए जिनकी किताबों का लेवल लो है, मीन किस्म की किताबें हैं। और जब तक कोई केवल किताब से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा असली व्यक्ति समरी से और सिनॉप्सिस से, क्योंकि मेयर सिनॉप्सिस तो टेस्टलेस होती है, उसमें जैसे डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, टेस्टलेस है, उसमें से कुछ मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं उसको प्योर करने के चक्कर में, और उसका असली जो आनंद है जो पीने का वो नहीं रहता उसमें। इसी प्रकार असली आनंद तो जब भी आएगा जब आप पूरा पढ़ेंगे। केवल जिस्ट और या समरी पढ़ने से आपको पूरा आनंद नहीं आ सकता। अब आता है मोड्स ऑफ स्टडी और देयर यूजेस, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, जो हमारा जो दिमाग है पढ़ने का जो है, हमारे न्यू आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, और पूरी की पूरी हमारी पर्सनालिटी उससे प्रभावित होती है। जो हम कन्वर्सेशन, इससे मतलब फुल मैन बन जाते हैं जो पढ़ता है। और जब हम पढ़ने के बाद बहस भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, कन्वर्स भी करते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही क्विक और अलर्ट हो जाता है। कभी भी उसके पास कोई किसी विशेष परिस्थिति में कुछ कहने से की कमी नहीं रहती। और कोई व्यक्ति वो पढ़ते वक्त नोट्स डाउन भी करता है तो बहुत ही एग्जैक्ट और प्रिसाइज हो जाता है, और अपनी बातचीत में भी ऐसा व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति नोट्स डाउन करने की आदत है तो उसके लिए किसी को व्यक्ति को नोट डाउन करने की यानी कि लिखने की आदत नहीं है, पढ़ते वक्त नोट बनाने की आदत नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत तेज होनी चाहिए जिससे कि वो फैक्ट और साइन को इलिस्ट्रेट करने के लिए कोट कर सके। इसी प्रकार कोई व्यक्ति
वार्तालाप में बातचीत में हिस्सा नहीं लेता है, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें नेचुरल रेडी विट हो, उसकी इंटेलिजेंस नेचुरल हो। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें इतनी स्किल और क्लेवरनेस हो कि वो अपना इंप्रेशन दूसरों पर आसानी से छोड़ सके, चाहे वो उस चीज का अज्ञानी हो, चाहे उसको उस चीज का ज्ञान हो या न हो। अब कवि लेखक कहता है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनकी अलग अलग वैल्यू है। देखिए, स्टडीज इन्फ्लुएंस ए मैन्स कैरेक्टर, चरित्र, आप किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर प्रभावित होता है स्टडी से, और मोल्ड हिज पर्सनालिटी, और उसकी पर्सनालिटी भी प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पढ़ता है वो उसके कैरेक्टर में पहुंच जाता है, वैसा ही वो हो जाता है। इसलिए जो इतिहास पढ़ते हैं वो बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में क्या डिफरेंट कंट्रीज और पीपल के बारे में उसकी डीड्स और मिसडीड्स सब पढ़ता है, तो उससे इंटेलिजेंट हो जाता है। और स्टडी ऑफ पोइट्री इमेजिनेटिव बना देती है, काल्पनिक कल्पना शक्ति तेज हो जाती है, क्योंकि कवियों की सोच ही ऐसी होती है। मैथमेटिक्स से आदमी का दिमाग बहुत ही तीव्र और चतुर हो जाता है, चालाक हो जाता है, और उसकी कंसंट्रेशन करने की पावर भी बढ़ जाती है। नेचुरल फिलोसफी है विज्ञान, जो वो आदमी को गहराई, उसके चरित्र में गहराई दे देती है, और वो मोरल फिलोसफी जो है उसको सीरियस एटीट्यूड अपना देती है, उसको बना देती है। लॉजिक है उसकी डिबेट करने की, आर्ग्यू करने की शक्ति को बढ़ा देता है। रिटोरिक दैट इज आर्ट और परसुएसिव स्पीकिंग जो है आदमी की दूसरे श्रोताओं को कैसे प्रभावित करें, अपनी बातचीत में कैसे उनको सहमत करे, ये सिखाती है। तो इस प्रकार जो वेरियस जो सब्जेक्ट है वो आदमी की वेरियस कैपेबिलिटी बढ़ाती है। अब आता है क्यूरेटिव पावर ऑफ स्टडी। क्यूरेटिव का मतलब सही करना, ठीक करना, इलाज भी करती है ये स्टडी। बेकन कहता है जो स्टडी में जो मेंटल डेफिशिएंसी होती है, डिजीज होती है, जैसे फिजिकल डिजीज जो होती है वो फिजिकल एक्सरसाइज से दूर हो जाती है, उसी प्रकार मेंटल डिजीज पढ़ने के विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाती है। जैसे बॉलिंग में गेंद होती है, उसको आप डालते हो सामने, जो आपके रखी रहती है चीजें वो गिरती है। शूटिंग जो है, आर्चरी, वो लंग्स और वॉकिंग जो है पेट के लिए, डाइजेशन के लिए फिट है। और राइडिंग जो है आदमी के मानसिक स्ट्रॉन्गनेस के लिए सही है। तो अगर कोई आदमी एब्सेंट माइंडेड है, मतलब भूल जाता बीच बीच में, तो उसको पार्टिकुलर टॉपिक पर कंसंट्रेट कराने के लिए उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ कर दिया मैथमेटिक्स करने में, तो फिर उसने फिर जहां से चुका दोबारा सारा शुरुआत से करनी पड़ती है, क्योंकि लीस्ट इन अटेंशन और केयरलेसनेस में है ना, उसको कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। सारा दोबारा करने के चक्कर में उसको कंसंट्रेशन करने की आदत पड़ जाएगी, हैबिट बन जाएगी। Thus his deficiency will be cured। इस प्रकार उसकी ये कमी दूर हो जाएगी। और जो छोटी छोटी चीजों में अंतर नहीं कर पाता, ऐसे को जो हमारे मिडिल एज के जो मध्यकालीन युग के फिलोसफर थे उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सनक थी कि वो बाल की खाल उतारते थे, कंट्रोवर्सियों में, आर्गुमेंटेशन में, छोटी छोटी बातों पर, एथिक्स में, मेटाफिजिक्स में बहुत छोटी छोटी बातों पर तर्क करते थे। इन फिलोसफर की आपके अंदर डिस्टिंग्विश करने की दो चीजों में आदत पड़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति में ये बहुत जल्दी और पास करने की कमी है लॉजिकली फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इफ ही लैक्स द एबिलिटी टू रिकॉल ए थिंग, उसको याद नहीं रहती कोई चीजें, टू प्रूव और एग्जाम्पलीफाई अनदर, ही शुड टेक अप द स्टडी ऑफ लीगल केसेस। क्योंकि कानून के केसों में क्या होता है कि वो बार बार प्रेसिडेंट दिए जाते हैं, फला केस में ये हुआ था, उसमें ये हुआ था, ऐसे ऐसे। तो लॉयर हैज टू फाइंड प्रेसिडेंट वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट एंड प्रूव हिज पॉइंट अंडर कंसीडरेशन, उसको जरूरत पड़ती है। बाय स्टडीइंग दीज केसेस, स्टडी करने के बाद, another using precedents illustrating a point, thus mental defect has been its special remedy। इसकी अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करें, इससे ऐसे पर टिप्पणी करें, तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐसे है बेकन का, जो बुक्स के बारे में उसने कहा है वो बहुत ही कैलकुलेटिंग है, और रीडर के बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लायक है, रीडर एक्सेप्ट करेगा ही करेगा इसको। उसकी वेल थॉट ऑफ ओपिनियन ऑफ लर्नेड मैन की है। देयर इज ए सिंप्लिसिटी ऑफ स्टाइल
स्टाइल बहुत ही सिंपल है, फेलिसिटी ऑफ रीजनिंग, प्लीजिंग वे ऑफ राइटिंग है। ऐसे the analogies and समानताएं are frequent and appropriate and enrich the presentation of the argument को सबको बढ़ाती है। और जो सिमिलीज जो है कॉमन डे से एवरीडे से ली गई है, फैमिलियर एक्सपीरियंस ऑफ जीवन से ली गई है, लैटिन कोटेशंस हैं that increase scholarly quality of this, इससे लगता है कि किसी विद्वान व्यक्ति ने ये लिखा है। The essay is a wonderful example of compact and compressed style, मतलब aphoristic, गागर में सागर सार गर्भित स्टाइल का जबरदस्त उदाहरण है। Though the ideas are expressed with greatest economy of words, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया है, there is no obscurity, कोई unclearness, अस्पष्टता नहीं है, हर चीज क्लियर है। There are number of sentences that read like maximum proverb, कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि मैक्सिमम प्रोवर्ब जैसे लगते हैं, मुहावरे लोकोक्ति जैसे लगते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, पहला ही वाक्य है। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, राइटिंग एंड इंजेक्ट मैन, ये क्या है, एक तरह से उदाहरण है। इन नटशल एंड ब्रीफ में, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसे इन इंग्लिश प्रोज, बहुत ही प्रसिद्ध एसो में से, फाइन एसे में से एक है। हमें नंबर ऑफ साउंड मैक्सिम और नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट वी कैन यूज एज कोटेशन व्हेन ओकेजन डिमांड्स, जब भी अवसर पड़े हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं बेकन ने एक बहुत ही शानदार एसे की रचना इस ऐसे को लेकर की है। धन्यवाद।